गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर हम लोग सोप और डिटर्जेंट्स पढ़ने वाले हैं। उच्च अणुभार वाले कार्बन यौगिक में साबुन और अपमार्जक, पहला नंबर ये दोनों में समझना है अंतर क्या होता है, सोप और डिटर्जेंट्स में अंतर क्या है। क्लियर है? तो आप लोग लिखिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अब जैसे मैंने क्या कहा, उच्च अणुभार वाले, तो जो साबुन का सूत्र होता है, एक स्टीयरेट करके साबुन होता है C17H35, है ना, और COONA, ये कौन सा साबुन है? ये है सोडियम स्टीयरेट साबुन है। लिख लीजिएगा साबुन का एक एग्जांपल, C17H35 COONA, ये सोडियम स्टीयरेट है। क्लियर है? ये क्या है भैया? ये है आपका सोडियम स्टीयरेट है। अब आप बताओ, सोडियम स्टीयरेट, इसका अणुभार क्या होगा? उच्च होगा कि कम होगा? भाई कार्बन 17 रेशियो में, तो अणुभार निकालेंगे 17 × 12, और H 35 रेशियो में है तो 35 × 1, तो उच्च अणुभार वाला है ये, है ना। और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम जो साल्ट होंगे उन्हीं को कहते हैं। अब यहाँ पर ये सोडियम का है, सोडियम से बना है, सोडियम स्टीयरेट से बना है। पोटेशियम से भी बन सकता है, पोटेशियम स्टीयरेट भी हो सकता है। अच्छा, अभी समझ में आया? ये साबुन का एग्जाम्पल है। ये हो गया साबुन। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट जो अपमार्जक कहलाते हैं। अब ये कह रहे हैं जो अपमार्जक होंगे साबुन में उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, वो भी सोडियम या पोटेशियम। लेकिन अपमार्जक में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों होते हैं, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक अम्ल लंबी श्रृंखला वाला होता है ना। जैसे संरचना फॉर्म में लिखेंगे तो लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट होते हैं। यहाँ कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम के साल्ट होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट किसके होते हैं? अमोनियम मतलब NH4 या सल्फोनेट के साल्ट होते हैं। आगे देखिए क्या है, अपमार्जक की लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला का निर्माण या तो तेल या वसा से ना करके पेट्रोलियम से किया जाता है ना। जो अपमार्जक होता है वो तेल या वसा से नहीं किया जाता है, बल्कि पेट्रोलियम से किया जाता है। यही वजह जो डिटर्जेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्लियर है? अब जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर आता है, डिटर्जेंट आता है, निरमा का साबुन भी आता है। तो आप लोग देखे होंगे जो निरमा का साबुन होता है वो बिल्कुल निरमे वाली प्रॉपर्टी रखता है, बहुत जल्दी घुल जाता है, बहुत तेज़ी से घुलता है। जो निरमे के साथ एक निरमा वाला साबुन फिर ही आता है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए साबुन और अपमार्जक बनता कैसे है। जैसे देखिए इसमें वसा अम्ल के ग्लिसरॉल एस्ट्रो को जलीय हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। पहले आप लोग ये लिखो अपमार्जक क्या होता है। लिखिए एक पॉइंट, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम व सल्फोनेट लवण, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम व सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक कहलाते हैं। आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम व सल्फोनेट लवण, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इससे आपको अंतर रहेगा कि साबुन कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण से बनता है,
है ना, उच्च अणुभार रहना चाहिए। और जो अपमार्जक बनता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट से बनता है। अब इसमें देखिए लिखिएगा, एक पॉइंट पहले लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर को, ऐसी अभिक्रिया जिसमें वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को, ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण किया जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण किया जाता है। साबुनीकरण ब्रैकेट में सेपोनाइजेशन, साबुनीकरण ब्रैकेट में सेपोनाइजेशन कहते हैं। गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। अब इसको आप ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में समझिए, वसा में स्टीयरिक अम्ल लिया जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से क्रिया कराया जाता है, तो ये बनता है साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनता है या ग्लिसरीन बनता है ना। अब यहाँ पर देखिए स्टीयरिक अम्ल का ग्लिसरॉल एस्टर ये लिया जाता है, स्टीयरेट, ये वसा है, इस वसा का नाम क्या है, स्टीयरेट वसा, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, यहाँ पर लिख लीजिए स्टीयरेट वसा, क्लियर है, स्टीयरेट वसा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये क्रिया कराया गया तो आप ऐसे देखो OCO C17H35, OCO C17H35, OCO C17H35 के साथ Na ले लिया गया, तो यहाँ बन गया C17H35 COO Na, है ना, क्योंकि C17H35 ये 3 बार है तो 3 लगा। फिर यहाँ CH2 के साथ OH, CH के साथ OH, CH2 के साथ OH, इधर बन गया आपका ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल बन गया। इस प्रक्रिया में ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, मतलब साबुन के साथ ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखते हैं साबुन के अणु की संरचना कैसे हुई है। साबुन के कई भाग होते हैं, मुख्य रूप से 2 हैं। एक तो अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, ये वसा में विलय होता है ना, मतलब एक साबुन का वो पोर्शन है ना जो कि वसा में विलय होता है, इसे जल विरोधी या वसा स्नेही भी कहते हैं, है ना। जल विरोधी मतलब जल का विरोध करेगा लेकिन वसा से स्नेह प्यार मोहब्बत करेगा, क्लियर है। तो एक अध्रुवीय, एक होता है ध्रुवीय हाइड्रोजन भाग, ये जल में विलय होता है, इसे जल स्नेही या वसा विरोधी भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, ये साबुन के अणु की संरचना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, सोडियम स्टीयरेट साबुन है, यहाँ पर जल स्नेही शीर्ष वाला जो भाग होता है जल स्नेही, और ये होता है जल विरोधी पूंछ, है ना, जल स्नेही शीर्ष साबुन के एक अणु। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा इससे, है ना। अब यहाँ पर देखिए